हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड ग्रो। यह लेक्चर 10 है आविष्यता बदच्छेद चैप्टर का। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आपको लेक्चर के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स को। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वैद्युत द्विध्रुव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में लेक्चर 9 में पढ़ा था, आज और देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर यानी कि परिमाण में बराबर यानी कि 2 कूलाम है तो दूसरा भी 2 कूलाम का आवेश होगा। अगर -3 कूलाम का है तो दूसरा भी -3 कूलाम का आवेश होगा। तो वो परिमाण में बराबर, परंतु विपरीत प्रकार के, विपरीत यानी कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, जो परिमाण में बराबर हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो। किसी एक आवेशित दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, अगर -Q और +Q दो आवेश हैं यानी कि ये परिमाण में बराबर हैं लेकिन ये विपरीत हैं, जो कि ये वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। तो इसमें क्या, किसी एक आवेश का परिमाण -Q हो या +Q, सिर्फ परिमाण, तो Q तथा इन दोनों के बीच की अल्प दूरी यहाँ पे लेते हैं 2L। तो अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P = Q × 2L क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मात्रक हुआ कूलाम मीटर। कूलाम मतलब आवेश का विमा होती है AT और लंबाई की विमा होती है L, तो इसकी विमा हो जाती है ATL। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी कि -Q +Q के अनुदिशी इसके अक्ष, मतलब कि ये x अक्ष है तो x अक्ष के अनुदिशी इसकी होती है -Q से +Q, तो माइनस से प्लस की तरफ इसकी दिशा होती है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का अगर निकाय है तो उसके कारण अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या फिर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें लिखा होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके जो दो स्थितियां हैं वो विशेष हैं और एक तीसरी भी स्थिति है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहली क्या है, अक्षीय, जिसे अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं। दूसरी है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वो डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है, कि डायग्राम के बारे में जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम एक क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव निकाय। तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या होता है, आवेश परिमाण में समान हो लेकिन विपरीत हो। तो यहाँ पे माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है -Q और +Q, -Q और +Q, इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। इसका जो परावैद्युतांक है वो है K। परावैद्युतांक मतलब कि जिस निकाय में रखा हुआ, वायु में रखा हुआ उसके लिए, या फिर धातु में रखा है उसके लिए, धातु में रखा है उसके लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसको हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें। तो इसके बीच की जो अल्प दूरी लेते हैं वो लेते हैं 2L। तो इसका मध्य बिंदु कुछ ये होगा, इसको हम बोले दे रहे हैं O, और इसके बीच की जो दूरी लेते हैं वो टोटल कितनी लेते हैं 2L। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया L,
मध्य बिंदु से, और ये वाला भी हो गया L। इसके मध्य बिंदु से एक पॉइंट लेंगे इस अक्ष के अनुदिशी, इसीलिए इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, क्योंकि -q + q जो विद्युत द्विध्रुव निकाय रखा हुआ उसी के अक्ष के अनुदिश लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे अक्षीय स्थिति। एक पॉइंट लेंगे P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो अक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, तो हम वो बिंदु ले रहे हैं P, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी है वो है R। बिंदु P पर +q और -q के कारण हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बिंदु P पर जो +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको बोल देंगे E1, और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे E2 बोल देंगे, जो कि नोट्स में लिखा हुआ भी है, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। तो इस वाले पर प्लस के कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दूर की तरफ, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की किसी भी पॉइंट पे होती दूर की तरफ। अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो चार्ज कहाँ, दूर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए E1 दूर की तरफ, और माइनस क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो -q है, तो उसकी दिशा किधर होगी, -q की तरफ। तो ये होगा आपका E2। तो आपको नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P वाले पॉइंट पे बतानी है। तो -q और +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे क्या क्या होगी। तो +q के कारण E1 के कारण E1 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और -q के कारण E2 की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका परिमाण क्या होगा। E1 की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो लिखेंगे E1, जो कि +q के कारण होगी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q या -q, सिर्फ परिमाण लिख रहे हैं तो सिर्फ परिमाण लिखेंगे q, कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके बीच की, मतलब आवेश जहाँ पे रखा हुआ है और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो +q और p के बीच की जो दूरी वो क्या होगी, अगर ये वाला डिस्टेंस जो दूरी है वो r है और ये L है, तो ये वाली कितनी होगी, R - L। तो ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, ये R ये L, तो ये होगा R - L। तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा R - L। तो यहाँ पे लिख सकते हो R - L का स्क्वायर, ये आपकी हो जाती है ये E1 का परिमाण। ऐसे ही E2 का परिमाण निकालेंगे, तो E2 के परिमाण के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला अगर R है और प्लस L ये वाला है, तो ये हो जाएगा R + L। -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, R + L, ये वाला R और प्लस L ये वाला, तो R + L। तो यहाँ पे लिख लेंगे R + L। E2 का परिमाण लिखेंगे यहाँ पे, तो E2 का परिमाण लिखेंगे E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्या है, परावैद्युतांक, जो कि जिस निकाय में जिस स्थान पे रखा हुआ उसके लिए, वायु में रखा उसके लिए 1, ऐसे धातु अधातु के लिए अलग अलग लिखा हुआ होता है, जो कि लेक्चर 4 में डिस्कस किया है। Q/ इसके बीच की दूरी R + L का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या देखेंगे, E1 और E2 के कारण जो बिंदु P पर है वो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे, एक ही अक्ष पे है और विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब इसमें एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। तो अब ये देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किसकी कम, क्योंकि ज़्यादा से कम वाले को घटा देंगे, जिससे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नेट परिमाण आ जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R - L का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो दोनों में सेम होगी, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के परावैद्युतांक है। और लिखना चाहो तो इसके विद्युत द्विध्रुव निकाय को लिख लो, इसको A और इसको B।
इस वाले बिंदु को ए, इस वाले को बी, जैसे कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो आर माइनस एल का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू कम होगी 1/r-l की, तो डिवाइड करेंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे इसको कम करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। लेकिन E2 में क्या है, r प्लस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये वैल्यू ज़्यादा होगी ये वैल्यू कम होगी। तो इससे समझ में आ रहा कि E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, E2 की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E1 माइनस E2, जिससे कि नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, जिसे E से डिनोट कर देंगे। तो E इक्वल टू E1 माइनस E2, जो कि P वाले पॉइंट पर विद्युत द्विध्रुव के कारण नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर इसकी दिशा के बारे में बोलें तो क्या होगा, E1 ज़्यादा है माइनस E2, तो दिशा इधर की तरफ होगी, यानी कि BP इसकी दिशा होगी। तो यहाँ पे जैसे कि नोट्स में मिल भी जाएगा आपको, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो यानी कि नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी इधर और इसके आमने सामने। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में ये R माइनस एल और R प्लस एल, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। A माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ चलेंगे, R स्क्वायर और यहाँ पे आपका प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही लिख देंगे, R स्क्वायर एल स्क्वायर और R स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस के हैं तो वो जीरो हो जाएगा। ये प्लस 2RL है, ये भी 2RL है, तो हो जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 को 2 इंटू 2L, आवेश को लिख सकते हैं Q, और डिस्टेंस को R ही लिखते हैं इंटू में, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका E चल रहा है, E की वैल्यू है नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है किसी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वो क्या होती है 2L। तो Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं, 2QL को हम लिख सकते हैं P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जो कि इस वाले समीकरण में लिख देंगे। तो
तो 2QL को हम लिख देंगे P, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, तो E इक्वल टू आ जाएगा 2PR अपॉन 4πε0 K इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो K की वैल्यू पराबैद्युतांक, तो इसको हम कर देंगे निर्वात में K की वैल्यू 1। अगर आपको क्वेश्चन दे रखे हो, क्वेश्चन में K की वैल्यू अलग अलग दें तो उसके लिए K की वैल्यू आप अलग रखोगे, लेकिन अगर आपको K की वैल्यू ना दें तो आप निर्वात में ही मानकर क्वेश्चन को करोगे, यानी कि K की वैल्यू 1 लिखोगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे K की वैल्यू 1। ये कैपिटल K है और वो स्मॉल K होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 K। इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि अगर R की अपेक्षा L को बहुत कम माने, यानी कि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, जो L डिस्टेंस है ये, इसका मान R की अपेक्षा अधिक हो, तो क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का जो इक्वेशन है, इसमें क्या लिखेंगे, यदि R की अपेक्षा L का मान कम हो, यानी कि L जो वो लेस देन हो R, यानी कि R का मान ज़्यादा हो L की तुलना में, तो ये वाली चीज़ हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन में लिखेंगे E इक्वल टू 2PR अपॉन 4πε0 K की वैल्यू 1 हो जाती है क्योंकि निर्वात में, तो निर्वात में हमने लिख रखा है कि निर्वात में ही है ये निकाय, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन R L की अपेक्षा ज़्यादा है, तो यानी कि L को हम नगण्य मान लेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ R को लिख लेंगे, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 2PR अपॉन R की पावर 4, R से R एक कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि है 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन RQ। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन RQ। तो इसको इस तरह से ड्राइव कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर स्टार बना दिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए कि ये इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे कि आपको आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट, निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। तो हमें ये सब कुछ दे रखा है, और इसके कारण हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट क्या होगी। तो वो अक्षीय था, ये निरक्षीय है, तो यानी कि जिस अक्ष पे बना हुआ है एक वैद्युत द्विध्रुव उस पर ना हो, उसके निरक्षीय हो, मतलब कि उस अक्ष पर नहीं होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे -Q, यानी कि इसको A लिख दें, और एक +Q, क्योंकि परिमाण में समान लेकिन साइन में विपरीत हो, यानी कि चिन्ह में विपरीत हो, माइनस हो और एक प्लस हो। ये वाला कौन सा है, बी वाला पॉइंट। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L, इसके बीच की दूरी L और ये L, क्योंकि ये मध्य बिंदु O है। तो इससे R दूरी पर एक पॉइंट मानेंगे, वो होगा एक पॉइंट P R दूरी पर। तो इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। -Q +Q A B L डिस्टेंस टोटल 2L, इसका मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु से
तो बिंदु P को माइनस क्यू से और प्लस क्यू से मिला देंगे, क्योंकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 है, और प्लस क्यू के कारण वो है E1। तो इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे क्या क्या होगी। तो प्लस क्यू के कारण इस वाले पॉइंट की तरफ क्या होगी, दूर की तरफ, क्योंकि प्लस के कारण दूर की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपकी होगी दूर की तरफ, जो कि E1 होगी। एंड जो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E2, जो कि उसी की तरफ होगी, माइनस की तरफ, क्योंकि माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसी की तरफ होती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ पे यूनिट यानी कि इकाई आवेश माने तो वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस, तो वो प्रतिकर्षित करेगा, इसीलिए E1 दूर की तरफ होगी। तो क्या करेंगे, E1 और E2, ये वाला पॉइंट क्या होगा, कुछ एंगल बना रहा होगा, वो होगा थीटा, और ये भी वाला भी सेम एंगल बना रहा होगा, वो भी थीटा होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी आपका थीटा ही होगा। और यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि, तो सदिश राशि का जो योग होगा वो सदिश नियम के अनुसार ही होता है। तो E1 और E2, क्योंकि माइनस क्यू के कारण क्या है E2, तो E2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसका जो नेट लेंगे वो सदिश योग के द्वारा लेंगे। तो इसका जो सदिश कंपोनेंट कुछ इस साइड में आएगा, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो ये क्या है, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 का होगा, और ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी होगा थीटा, और अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। ये बात अच्छे से क्लियर है। क्या करेंगे, इस P वाले पॉइंट को इधर की तरफ बना लेंगे, जिससे कि डायग्राम अच्छे से दिखे। तो E1 को इधर बना लिया और E2 को भी इधर बना लिया, और E जो नेट आएगा उसे E से डिनोट कर देंगे, वो इस तरह, और थीटा एंगल, मतलब कि P वाले पॉइंट को बेसिकली इधर लिख लिया, जिससे कि अच्छे से डायग्राम समझ में आए। तो E1 और E2 के क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, घटक। तो घटक लेंगे तो वो क्या होगा, इसके दो घटक आएंगे, एक आपका इधर आएगा, ऐसे ही ये वाला एंगल अगर थीटा है तो एकांतर का ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। तो E1 का एक घटक आएगा जो थीटा से दूर होगा, वो आएगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही E2 का जो घटक आएगा वो भी एक आएगा थीटा से दूर वाला, वो आएगा E2 साइन थीटा। जो E1 और E2 की जो परिमाण आया वो समान होगा। परिमाण समान क्यों होगा, जो इनके बीच की दूरी है, जैसे कि ये L है, ये R है, तो आवेश से जिस बिंदु पर निकालते हैं उसके बीच की दूरी चाहिए होती है, तो उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लेंगे कि A और P के बीच की दूरी एंड B और P के बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी, क्योंकि A और P और B और P उन दोनों की समान, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो बीच की दूरी समान होगी। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है, तो कर्ण की भुजा इक्वल टू लंब की भुजा का स्क्वायर प्लस आधार की भुजा का स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो जिसके कारण E1 और E2 का परिमाण निकालेंगे वो समान होगा। और ये साइन थीटा और साइन थीटा के परिमाण है और विपरीत दिशा में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो नेट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो किसके कारण निकलेगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की। E1 cos थीटा का जो कंपोनेंट लेंगे इधर, तो वो आ जाएगा आपका E1 cos थीटा, और इसी दिशा में E2 का कंपोनेंट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा E2 cos थीटा। वो एक ही दिशा में होंगे इसीलिए जुड़ जाएंगे, तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो क्या होगा, अगर बोलना चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, लंबवत घटक हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन समांतर घटक हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके कारण ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।
E1 का मान निकालेंगे और E2 का। तो E1 का मान क्या होगा, E1 प्लस क्यू के कारण आवेश है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका परावर्तनांक कैपिटल के है तो कैपिटल के लिख लेंगे, जिसकी निर्वात में अगर लिखेंगे तो इक्वल टू 1 कर देंगे। Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी क्या भी निकाली, रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं बेसिकली E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r² प्लस l²। ऐसे ही E2 की निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 की भी यही आएगी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r² प्लस l²। क्योंकि होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, r² प्लस l² बचेगा। तो E1 और E2 का जो परिमाण है वो समान है, इसीलिए लंबवत घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो कि अभी हमने देखा कि लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और समांतर घटक जुड़ जाएंगे, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। वो यहाँ नोट्स में मेंशन कर दिए हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो ये वही लिखा हुआ सब कुछ जो अभी देखा। तो ई जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समांतर घटक कौन से थे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर आप इसको लिखना चाहो इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 तो यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r² प्लस l² कॉस थीटा प्लस ये भी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r² प्लस l² कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा E, ये कॉमन ले सकते हो इसमें से या फिर 2 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये सेम वैल्यू हैं तो जुड़ जाएंगी, 2Q अपॉन r² प्लस l² कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चित्र से निकाल सकते हैं, डायग्राम से। तो चित्र से क्या निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है L और कर्ण क्या है, जो कि अभी निकाली थी वैल्यू r² प्लस l²। तो ये चीज़ लिख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपॉन r² प्लस l² कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन r² प्लस l² और रूट है, रूट को हम लिखते हैं 1/2। मल्टीप्लिकेशन में क्या, गुणा में क्या होता है, जो पावर होती है वो हो जाती हैं ऐड, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन r² प्लस l² और पावर जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 3/2। कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL प्लस r² प्लस l² की पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या हम जानते हैं, क्या 2QL को हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जानते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू 2QL। तो 2QL को क्या लिख सकते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, एंड K को क्या लिख लेंगे, निर्वात में ये कर रहा है तो कैपिटल K को क्या लिख लेंगे 1। तो यहाँ पे 1 कर देंगे, इसे P कर देंगे। विद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लिख सकते हैं 2QL की जगह P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो निकाय है वो निर्वात में रखा हुआ है, इसीलिए K इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो 1 इंटू P अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2। यदि हम माने कि जो L दूरी है उसकी अपेक्षा R का मान बहुत अधिक है, तो हम लिख सकते हैं L लेस देन R,
तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लिया जाएगा और उसको नहीं लिखा जाएगा, यानी कि बहुत कम मान लिया जाएगा। तो उसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं एल लेस देन आर, मतलब कि आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है। डायग्राम में देखेंगे वही, मतलब कि जो एल और ये आर डिस्टेंस, तो जो एल डिस्टेंस है वो आर की अपेक्षा बहुत कम माना गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एल लेस देन आर लिख देंगे, जिसको इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन ये आर स्क्वायर लिखेंगे सिर्फ, और इसकी पावर 3/2, जिससे 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि एल स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया है आर की तुलना में। तो ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। तो ये होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। ये निरक्षीय स्थिति में फार्मूला होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस पे भी स्टार बना दिए हैं। जो अच्छी स्थिति में आया था वो 2 टाइम्स था, मतलब कि ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यू, लेकिन ये है ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यू निरक्षीय स्थिति में। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे तीसरा पॉइंट, वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति मतलब कि द्विध्रुव के लंब अर्धक पर किसी भी डिस्टेंस पे, और अच्छी स्थिति का मतलब कि जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव है उसी के अनुदिश, जैसा कि अभी अच्छे से हमने सीखा। लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे कि डायग्राम आपको, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा जी लिखा हुआ, जो कि डायग्राम बना हुआ है वही सब लिखा हुआ है। तो एक एवी वैद्युत द्विध्रुव लेंगे निकाय, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश होगा। तो इसकी जो दिशा होगी वो माइनस से प्लस की तरफ होगी। इसे पी से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी दिशा कुछ इधर है। इसी से इसके मध्य बिंदु ओ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी लेंगे, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पी बिंदु ना ही निरक्षीय स्थिति पर है ना ही अच्छी स्थिति पर है, तो इसलिए बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ से कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, जो कि डिस्टेंस है जहाँ पे बिंदु पी है, उसकी जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रही होगी, जिसके कारण जो पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू का वैद्युत, तो इसके क्या 2 कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट थीटा से दूर, जो कि ये वाला आ जाएगा आपका पी साइन थीटा, जो कि जिसकी इस तरफ दिशा है, और एक थीटा के पास वाला इसका कंपोनेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा पी कॉस थीटा, जिसकी दिशा इस दिशा में है। अच्छे से समझ में आया? ये भी मेंशन कर रखा है नोट्स में, जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा नोट्स में, इसीलिए मेंशन कर रखा है। तो पॉइंट माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसके कारण क्या होगा, पी वाले पॉइंट पर जो ये वाला माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ये इसके लंबवत है, पी वाले पॉइंट के लंबवत है, यानी कि ये जो है निरक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके अनुदिश पी वाला पॉइंट है, यानी कि ये अच्छी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। बेसिकली क्या किया, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये वाला वैद्युत द्विध्रुव को हमने अच्छी और निरक्षीय स्थिति में तोड़ लिया है। पॉइंट पी की निरक्षीय और अच्छी स्थिति में तोड़ लिया है। यदि पी कॉस थीटा को अच्छी स्थिति बोलें और इसे E1 से प्रदर्शित करें, तो ये अच्छी स्थिति होगी, जिसकी दिशा E1, अगर इसे बोले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी दिशा E1 होगी। एंड अगर ये निरक्षीय स्थिति को इस वाले पॉइंट पे अगर मिलाएं और इसके कारण नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो उसका पॉइंट कुछ इस तरफ होगा, जैसा कि अभी निकाला था, माइनस के कारण इस तरफ, प्लस के कारण उस तरफ, और नेट ऐसे निकलेगी। तो इसके कारण जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ये निरक्षीय स्थिति है पॉइंट पी से,
तो इसको अगर E2 से प्रदर्शित करें तो E2 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस दिशा में आ जाएगी। जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम कुछ इधर आएगी, जिसे कि निकालना है पॉइंट पी पर। अगर इस वाले कोण को हम फाई बोलते हैं, क्योंकि थीटा मान चुके हैं तो इसे फाई बोल दे रहे हैं, तो फाई के कारण जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस वाले पॉइंट पे वो निकालेंगे। डायग्राम अच्छे समझ में आ गया। जो लिखा हुआ वो डायग्राम के ही बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि बिंदु P अवयव द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा की अच्छी रेखा पर है तथा अवयव द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा की निरक्षीय स्थिति पर है। जो कि P cos थीटा है वो पॉइंट P की अच्छी स्थिति पर है, और जो P sin थीटा है वो पॉइंट P की निरक्षीय स्थिति पर है, जो कि अभी पीछे पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। तो E1 कौन सा है? अच्छी, तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p, और ये अच्छी स्थिति में 2p होता है, लेकिन यहाँ पे जो अच्छी स्थिति में दे रखा है वो दे रखा है P cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे P cos थीटा अपॉन जो r डिस्टेंस पे दे रखा है r स्क्वायर, एंड E2 जो लिखेंगे वो निरक्षीय स्थिति पे है, वो 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन P जो निरक्षीय स्थिति के लिए दे रखा है P sin थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे P sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि बताया कि E1 और E2 की दिशा होगी वो OP के अनुदिश होगी और लंबवत होगी, तो इसके कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लंबवत होगी, इसीलिए यहाँ पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी E इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। आपने जो सदिश पढ़ा होगा फिजिक्स में जो यूज होता है, जो क्लास 11 पे पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो। वहाँ पर वेक्टर जो राशियाँ उनका कैसे योग होता है वो सिखाया गया है। तो इसकी जो वेक्टर राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका जो योग होगा यहाँ पे ऐसे होगा, E इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, तो 1/4πε0 का ε0 इंटू 2p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4πε0 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि 1/4πε0 का स्क्वायर होगा तो वो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और p वाला जो कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर होगा, चलो उसको अंदर लिखे ले रहे हैं, वो हो जाएगा आपका 2p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे p स्क्वायर वाला जो कंपोनेंट है उससे बाहर ले लेंगे, वन अपॉन 4πε0 एंड जो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति का जो कंपोनेंट निकाला था वो q के व्युत्क्रमानुपाती था, तो ये q लिखेंगे यहाँ पे, जो कि अभी फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ पे क्या, ये क्यूब का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा यानी कि, और ये p का स्क्वायर है तो p भी बाहर आ जाएगा, तो p अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस 4 कॉस थीटा, एक यहाँ पे लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आ जाता है किसका, ई वाले पॉइंट पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला आ जाता है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पे पुट की वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे जो वेक्टर ई यहाँ पे नेट जो निकाली है वेक्टर ई, तो वो क्या एंगल बनाएगा, फाई जो एंगल है वो क्या बनाएगा, ओपी से जो कोण बना रहा है इसकी दिशा क्या होगी। ओपी की दिशा के लिए क्या लिखेंगे, टेन फाई, एंगल फाई है, इक्वल टू, फाई इक्वल टू टेन का क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा, आधार क्या है, ये वाली। तो लंब अगर इस वाली भुजा को इधर रखें तो E2, आधार क्या है E1। E2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 P साइन थीटा अपॉन r3, और E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 2p अपॉन कॉस थीटा अपॉन r3। तो यहाँ से 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, और 2p भी कैंसिल, p कैंसिल हो जाएगा, r3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा tan फाई इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसकी दिशा। तो आज जो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देखे वो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो 3 पॉइंट देखिए, अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, और किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। आपको वीडियो लेक्चर के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।